अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी अमीन। मैं दिलदार अमीन हूँ और तवक्को रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दो मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मौजू जो है वो है आसिफ अली जरदारी की छोटी साहिबजादी आसफा भट्टो जरदारी। बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी सियासत में उनकी एंट्री करवा दी गई है, उनको रुकने पार्लियामेंट मुंतखब कर दिया गया है। और दूसरा मौजू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात के बाद कमीशन का ऐलान। एक निगरान एक रिटायर जज के निगरानी में एक कमीशन बनेगा, उसका ऐलान बाकायदा तौर पे किया गया है। तो सबसे पहले बात करना चाहते हैं आसफा भट्टो जरदारी, बेनज़ीर भट्टो शहीद की सबसे छोटी साहिबजादी आसफा भट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सबसे दिल के करीब आसफा भट्टो जरदारी के ऊपर आज 207 की खाली नशिस्त के ऊपर जो जरदारी साहब की सदरत बनने के बाद उनको नशिस्त खाली हुई है, उनको बाकायदा तौर पे बिला मुकाबला रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया गया है आसिफ भट्टो जरदारी को, जिसका कहा जाता है कि बाकायदा तौर पे उनकी एंट्री करवा दी गई है। ये पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अच्छा शुगन है, क्योंकि आसफा भट्टो जरदारी में एक सियासी सूझ विचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत बिलावल के, और काफ़ी अच्छी तरह तो वो बेनज़ीर को उसमें जो झलक के नज़र आती है। अगर कोई से लोग उनसे मिले हैं, उनसे बात की होगी, तो उनमें एक बेनज़ीर की झलक नज़र आती है हमेशा से। वो अवामी मामलात को हल करने की संजीदगी से सोचती है, उसमें एक पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़े रहने का हुनर आता है उसके साथ उनको। तो आसिफ अली जरदारी ने बड़े वो क्या कहते दानिशमंद दाना फैसला किया मौजूदा हालात में आसफा भट्टो जरदारी का एंट्री करना सियासत में, क्योंकि हालिया दौर में जब जरदारी साहब और बिलावल के इख्तिलाफात की खबरें आई थी, बिलावल साहब दुबई चले गए थे, उस वक्त जरदारी साहब जो है वो आसफा की एंट्री करवाना चाहते थे, लेकिन किस वजह से रुका वो बाद की बात है, उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में आसफा का एंट्री करवाना सियासत में ये जरदारी साहब ने अपने लिए और अपने पावर को कायम रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। मेरे नज़र में तो बिला आसफा भट्टो जरदारी को मैं चेयरपर्सन कहना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल पार्लियामेंटेरियन की, क्योंकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान पीपल पार्लियामेंटेरियन की जो क़यादत है वो आसफा भट्टो जरदारी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन का जो इख्तियार है वो पीपल पार्टी से कई गुना ज़्यादा है। उनकी जो वोट है, वो उनकी जो टिकट है जो वो इशू करते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन ही इशू करती है। पीपल पार्टी उसकी जो तरीक़ाकार है, पीपल पार्टी जो है वो उसकी टिकट जो है जारी नहीं करती। तो जरदारी साहब ने जो इख्तियार रखे हैं बड़े सोच समझ के रखे हैं। और वो कहा ये भी जाता है कुछ लोगों का कि जब बेनज़ीर की वसीयत बोली गई, तो जब उन बेनज़ीर की वसीयत की बात की गई, तो उस पर वक़्त आसफा भट्टो जरदारी जो थी बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं लिया गया। बिलावल भट्टो का नाम ले गए, क्योंकि वो सब बड़े थे और लोगों को उस वक़्त एक तवक्को थी कि बिलावल जल्दी आएंगे। अगर आसफा का नाम लिया जाता तो एक बगावत का समा हो जाता, तो शायद इस बुनियाद पे उनको रोका गया है। तो आसफा भट्टो जरदारी में बेनज़ीर की झलक नज़र आती है, बेनज़ीर की झलक नज़र आती है, और लोग समझते हैं, पीपल पार्टी के जो वर्कर समझते हैं कि वो बेनज़ीर की तरह आवाम की खिदमत करेंगी। तो देखना है आने वाले वक्तों में आसफा भट्टो जरदारी क्या करती है। लेकिन आसफा भट्टो जरदारी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, तो पाकिस्तानी सियासत में उनकी एंट्री जो है वो ख़ास मौके पे की गई है, क्योंकि पीपल पार्टी ने इस मौजूदा हुकूमत में जो सेफ पोजीशन रखा हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह मफाहमत की है, जिस तरह उसने अपने लिए एक सेफ मुकाम हासिल कर लिया सदारत का, जो वो अपने केसेस से छुटकारा उनको मिला, और सदारत का जो मुकाम है वो बहुत सेफ मुकाम है किसी भी हर लेवल के हवाले से। यानी 5 साल आप जरदारी साहब को कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद जरदारी साहब जो है अगर नोट किया जाए तो जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले बहुत बड़ी बातें की थी, उसके बाद वो दुबई चले गए, और साथ में जब जरदारी साहब ने इलेक्शन के हवाले से बात की, बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस वक़्त राव अनवर का सामने लेके आना और जरदारी साहब को ब्लैकमेल करना, जरदारी साहब को रोकना, तो जरदारी साहब ने बहुत चाल चली है इस मौजूदा हालात में। और जरदारी साहब ने जो चीज़ हासिल की है, पीपल पार्टी ने पीपल पार्टी को दिलवाया, वो जरदारी साहब की बड़ी सियासी सोच और बसीरत जो है वो वाकई में उनको शो करते हैं कि जरदारी साहब ने वो अचीव कर लिया जो वो चाहते थे। जरदारी साहब की जो एक स्पेशल वो बात यह है कि जरदारी साहब मुश्किल हालात में
वो कर देते हैं जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जरदारी साहब का मौजूदा हालात में सदर बनना और पार्लियामेंट मौजूदा हुकूमत के कबीना में ना बैठना, ये बहुत दानिशमंदाना फैसला इसलिए है कि पाकिस्तानी अवाम कम अज़ कम पीपल पार्टी पे इल्ज़ामात नहीं लगा सकती, क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत की कबीने में नहीं थी। जो फैसले हुए थे वो मुस्लिम लीग नून ने किए थे, और मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून के फैसले करना बहुत वाकई में बहुत, ये मुस्लिम लीग नून के समझे कि उनका हर एक फैसला जो है उनके लिए उनकी सियासी कबर को दी जा रही है। उनके हर फैसले पे एक सियासी कबर होगी, क्योंकि अवाम अभी भी मुस्लिम लीग नून को और उसको हुकूमत तसव्वुर नहीं करती कि अवाम की वोटों की हुकूमत आई है। लेकिन चलो अब टॉपिक क्योंकि चेंज होता जा रहा है, आसपा के ऊपर बात करें। आसपा का जो झलक है, आसपा में जो खून है, आसपा की जो स्टाइल है, आसपा की जो सियासी अंदाज है, वो सेम बेनज़ीर की अंदाज में बात करती है। वो बेनज़ीर की तरह सोचती है और अवाम के साथ जुड़े रहती है। वो उनका जो कनेक्शन है अवाम के साथ, वो बहुत ख़ास है। आसपा भुट्टो ज़रदारी जैसे बिलावल भुट्टो की सियासत और आसपा की सियासत को अगर देखा जाए, तो आसपा की सियासत उन पे कहीं गुना ज़्यादा भारी है। उनकी सियासत कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनका जो अंदाज़ है वो वाक़ई में एक सियासतदान की है, और बिलावल भुट्टो जो है वो सियासत सीख रहे हैं। ये होता है ना ऐसा कि कभी किसी शायर को कुदरती तरफ से एक शायरी का तोहफा मिला जाता है, कुदरत की तरफ से होता है, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो शायर खुद से करना चाहते हैं, तो फ़र्क होता है। समझ आती है कि कहाँ से जुमले आ रहे हैं, कहाँ से उनका अल्फाज निकल रहे हैं। तो आसपा भुट्टो ज़रदारी का जो सियासत का अंदाज़ है, अंदाज़ सियासत है, वो बड़ा वाकई में उनको कहा जा सकता है कि वो एक दलेराना, और वो एक अंदाज में उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो तकरीर है, वो कोशिश करती हैं कि वो सेम उसी बेनज़ीर की तरह बात करें। माशाल्लाह मैं तसव्वुर करता हूँ कि जितने लोग भी आसफ़ा से मिले हैं, वो जानते हैं कि आसफ़ा भुट्टो जो है, वो वाक़ई में उसका जो अंदाज़े बयाँ है, उसके जो तरीक़ाकार है, वो उसका जो सियासी सोच है, वो अपनी वालिदा की तरह ज़्यादा मिलता है। तो तवक्को ये है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है, वो सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छे इक़दामात करेंगे, ख़वातीन के लिए अच्छे इक़दामात करेंगी, कि जो मौजूदा हालात में कत्ल व गारत, नाइंसाफ़ी और जो नाइंसाफ़ियाँ ख़वातीन के साथ हो रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं और ख़वातीन के हवाले से, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी से तवक्को ये है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी कम से कम ये मामलात को कंट्रोल कर लेंगे सिंध के हवाले से। और पाकिस्तानी सियासत में और पीपल पार्टी के मौजूदा हालात ही वक्त आने वाले वक्त ही बताएगा कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है, वो कहाँ तक अपने पार्टी में मुदाखलत करती हैं, कहाँ तक उनको आगे लाया जाता है, उनको कौन सा ओहदा दिया जाता है, तो ये देखने वाली बात है। मेरे नज़र में आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को बहुत अहमियत का दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल पार्टी में, क्योंकि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी वाक़ई में लोग समझते हैं, पीपल पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, वो भी यही समझते हैं कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है, वो पीपल पार्टी को आगे लेके जा सकती है, और उनकी जो अंदाज़े तरीक़ाकार है सियासत का, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी ने बहुत सेफ साइड रखा है आसफ़ा को लाके, वो बिलावल के साथ है। तो बिलावल को एक जगह पे रोका गया, आसफ़ा को बाकायदा तौर पे सियासत में एंट्री, उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी, तो बिलावल साहब को जो है ना रोका गया। यानी यूँ समझे कि ये वो कहानी शुरू हो गई है फिर से, जो मुर्तज़ा भुट्टो के मामले में थी, जो वहाँ पे तरीक़ाकार हुआ, जो वहाँ जैसे हुआ, तो ये बहुत आने वाले वक़्तों में एक संगीन सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा पीपल पार्टी को। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नज़रिए से थोड़ा-सा भी हटते हैं, तो बिलावल साहब जो है, वो शायद चेयरमैनशिप से भी हट जाएँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे देखना होगा कि आसफ़ा भुट्टो को पीपल पार्टी में कौन-सा ओहदा दिया जा रहा है, अहमियत दी जा रही है, और उसके बाद आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है, पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तानी अवाम के साथ कैसे कनेक्शन रखती है, बाकायदा तौर पे सियासत में आकर, तो ये ज़रा देखने वाली बात है। लेकिन जो जितने भी हमारी आसफ़ा साहब से मुलाकातें हुई है, वो सब में आसफ़ा साहिबा जो है, वो वाक़ई में पाकिस्तानी के अवाम के साथ कनेक्शन उनका है, जो उनकी सियासत है, वो वाक़ई में बेहतर है बनिस्बत बिलावल भुट्टो की। तो आसफ़ा ज़रदारी के ऊपर बाद में बात करेंगे, और एक के ऊपर एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएँगे, क्योंकि आसफ़ा के ऊपर जो मालूमात है, जो जानकारी है, वो कल आपको मैं दूँगा एक नए वीडियो में। तो साथ कल की जो व्लॉग होगा, जो कल की वीडियो होगी, वो
आसफा भट्टो जरदारी के हवाले से स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कल की जो वीडियो है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे आसफा भट्टो जरदारी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और अब मैं बात करना चाहूँगा, दूसरा हमारा मौजू है वो है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो छः जजेस ने लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उस तहरीक को बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के माबैन डिस्कस हुआ, उनके ऊपर मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद कमीशन बनाने की ऐलान हुआ। और वो ऐलान जो है उसमें कहा गया है कि एक रिटायर चीफ जस्टिस के निगरानी में इस कमीशन बनाया जाएगा और कमीशन इसकी तहकीकात, इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। ये भी अच्छी बात है। और इसकी तरह साथ में कुछ लोगों का कहना है कि ये जो केस है ये बहुत अहमियत का हामिल केस है। ये डायरेक्ट सीनियर मोस्ट जजेस की ऊपर केस है, उनका ही केस है, तो उनके ऊपर समोटो एक्शन लेना चाहिए था अपने इदारे को, उनके इदारे की मजबूती के लिए, उनके वकार को कायम रखने के लिए। लेकिन अफसोस के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और वो कमीशन की तरफ चले गए। तो कमीशन को कहा जाता है कि वफाकी कबीना जो है इस कमीशन की तयन करेगा, उसके मेंबरान की तयन करेगा। तो वफाकी कबीना से तवक्कुआत जो है वो पाकिस्तानी अवाम के तो कम है, लेकिन शायद वो जो जजेस है वो इस चीज़ को आगे देखेंगे। और जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, जो सुप्रीम कोर्ट है और वो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो इस चीज़ को किस तरह देखेंगे उसके ऊपर आने वाले वक्त में है। अच्छा, तो जो हमारे सीनियर जजेस की जो मीटिंग हुई और जो इसका पर वो क्या कहते हैं ऐलानिया जारी हुआ उनका, रुकनी बेंच का जो सुप्रीम का जो बड़े रुकनी बेंच का जो ऐलानिया जारी हुआ, उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अदलिया के ऊपर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह कुछ अल्फाज थे जो वो एक नॉर्मली अल्फाज कहलाऊंगा, लेकिन ये अल्फाज जो थे वो बहुत बड़ी चीफ जस्टिस ने अदा किए हैं और उसके ऊपर ऐलानिया जारी किया गया। अगर जिन लोगों ने ये लेटर लिख पढ़ा है और ये जो लेटर आप पढ़ लें तो यकीन माने कि पाकिस्तानी का शहर जो है वो शर्म से झुक जाता है। इस लेटर में ऐसे वाक़यात लिखे गए हैं, ऐसे मामलात लिखे गए हैं कि हमें एक आम पाकिस्तानी का, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी तबका है जो इसे समझते हैं, उनका सर शर्म से झुक जाता है कि आप एक चीफ जस्टिस जो बड़ा ओहदा है, जो एक बड़े से बड़े आदमी को भी उनको सज़ा दिलवा सकता है, वो अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, वो अपने फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ ना सकते, वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, अपना इंसाफ ना दिलवा सकते, वो कितने बेबस होंगे, कितनी लाचारी में होंगे। लेकिन आज की जो चीज़ जजेस को पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सलाम पेश करनी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक हक के लिए, एक इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी निज़ाम के लिए आवाज़ बुलंद की और उसने जो लेटर लिखा ये एक जुर्रतमंदाना फैसला था। एक वो क्या दलेराना फैसला था, क्योंकि अक्सर ऐसे हुआ नहीं है कभी। जिस तरह ये चीज़ जजेस की ये मामला जो है, 6 जजेस ने जिस तरह खत लिखा है ना, ये कभी पाकिस्तानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। ये इस्लामाबाद के सीनियर मोस्ट 6 जजेस ने ये खत लिखा है। यानी इस्लामाबाद के जो सीनियर मोस्ट जजेस ने लिखा है कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया जाता है, अस्करी एजेंसी के लोग हमारे ऊपर, हमारे लोगों, हमारे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, हमारे बच्चों को ट्रैक किया जाता है, हमारे घरों की निगरानी की जा रही है, हमारे घरों के अंदर बेडरूमों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह जो डायरेक्ट ये नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं डायरेक्ट उस इदारे के ऊपर। अगर अगर वो कहते हैं खुफिया इदारा की बात करें या जब इंटेलिजेंस इदारों की बात करें तो सबसे पहले आईएसआई का नाम आता है और बाकी इदारों के नाम आता है। ये जो इल्ज़ामात है ये बहुत अहमियत के माल है और ये मसला जो इतना इतना सादा मसला नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने वकार को बरकरार रखती है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, क्योंकि ये जो मसला है ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तानी अवाम के साथ। अगर इस इल्ज़ामात 6 जज, एक सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजेस ने जो इल्ज़ामात लिखे हैं, यानी 6 जजेस ने कि इसका ये ख़त लिखना
یہ انتہائی جو ہے یہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اوپر جو فیصلے ہوں گے وہ دیکھنے کے برابر ہے۔ کل سے کوئی صحافی نے کہا کہ اب ججز کو الزامات کا وہ کرنا پڑے گا، سامنا پڑے گا، جو الزامات انہوں نے لگائے وہ ان کے کہاں تک معلومات دے سکتے ہیں، ان کی ثبوت کہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ثبوت نہیں دیتے، وہ اس صحابی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں منیب کی، تو اس نے کہا کہ اگر یہ ثبوت نہیں دیتے تو ان کو ہٹایا بھی جاتا ہے، ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھی کیا جائے، ان کو ریفرنس بھی دائر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ الزامات صحیح ہوتے تب کیا ہوگا، یہ بھی ایک اگر میں اچھا اگر میں آئین کی بات کروں تو لکھا ہے کہ آرمی آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف اٹھاتی ہے، یعنی 204 کا جو آرٹیکل ہے آئین میں، وہ مداخلت سے روکتا ہے ایجنسیز کو، باقی اداروں کو، آرمی کے اداروں کو، باقی اداروں کو، کہ سیاست میں ان کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ ان کا حلف اٹھاتے ہیں۔ تو وہ ان کی حلف کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے اوپر کیا کیسز ہوں گے، یہ آنے والا وقت تو بتائے گا۔ اور پاکستانی قوم اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنجیدہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، تو میں آپ کو اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ کل جو ہے ہماری ویڈیو ہوگی وہ آصفہ بھٹو زرداری کے حوالے سے، تو پرسوں انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو سپریم کورٹ کے سینئر موسس ججز کے حوالے سے ہیں اور کمیشن کے حوالے سے کون سے نام آئے اور کیا ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے اوپر کافی معلومات اکٹھے کر چکے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، چینل نیا چینل ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت